नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत की उस कमाल की कहानी पर बात करेंगे कि कैसे एक शोषित कॉलोनी से वो आज 21वीं सदी की एक ग्लोबल पावर बनने की राह पर है। हमारे हाथ एक रिपोर्ट लगी है जो इस 300 साल के सफर का एक जबरदस्त इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करती है। तो इस डीप डाइव का मिशन है उन पलों और आंकड़ों को समझना जिन्होंने भारत की किस्मत को बनाया, बिगाड़ा और फिर से संवारा। चलिए एक चौंकाने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। 1700 में दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा, अब सोचिए, लगभग 24.5% था, जो 1947 आते आते सिर्फ 4% रह गया था। ये गिरावट और फिर यहां से वापसी, यही हमारी आज की कहानी है। तो इस जबरदस्त गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या थी? यहाँ जो बात सबसे फैसिनेटिंग है वो है धन की निकासी का पैमाना, यानी द स्केल ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक की एक रिसर्च है, उसके अनुसार अंग्रेजों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति निकाली। 45 ट्रिलियन? हाँ, अंदाजा लगाने के लिए ये आज की यूनाइटेड किंगडम की कुल जीडीपी का लगभग 17 गुना है। 17 गुना? ये तो दिमाग घुमा देने वाला आंकड़ा है। ये सब हुआ कैसे? क्या ये सीधी साधी चोरी थी? नहीं, सीधी लूट नहीं थी, और यही इसे और भी खतरनाक बनाता है। ये टैक्स और व्यापार की एक बहुत ही चालाक व्यवस्था के जरिए किया गया। इसे काउंसिल बिल्स कहते थे। अच्छा, काउंसिल बिल्स। हाँ, आसान भाषा में समझे तो अंग्रेज भारतीय किसानों से टैक्स वसूलते थे। उसी पैसे से वो भारतीय कारीगरों से उनका माल खरीदते थे। अपने ही पैसे से? बिल्कुल। और फिर उस माल को विदेश में बेचकर सारा का सारा मुनाफा लंदन में रखते थे। ओह! मतलब ब्रिटेन को भारतीय सामान एक तरह से मुफ्त में मिल रहा था। तो भारत के ही पैसे का इस्तेमाल उसकी संपत्ति को बाहर ले जाने के लिए किया जा रहा था। एक तरह का इकोनॉमिक फीडबैक लूप था ये तो। एकदम सही। और इसका सबसे विनाशकारी असर पड़ा भारत के विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग पर। 1750 में जहां भारत दुनिया का 25% औद्योगिक उत्पादन करता था। 25%? हाँ, और 1900 तक वो सिर्फ 2% पर सिमट गया। भारत तैयार माल के निर्माता से सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बनकर रह गया। और फिर 1947 में आजादी मिली, लेकिन बंटवारे की एक बहुत भारी कीमत चुकाकर। तो इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो विभाजन ने तो अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। जैसे जूट पैदा करने वाले 80% खेत पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में चले गए। लेकिन सारी जूट मिलें भारत में रह गई। हाँ, कलकत्ता में। इसी तरह बेहतरीन कपास का इलाका पाकिस्तान में चला गया, जबकि कपड़ा मिले मुंबई और अहमदाबाद में थी। तो भारत रातों रात अपनी ही उद्योगों के लिए कच्चे माल का एक इंपोर्टर बन गया। बिल्कुल। रिपोर्ट में एक छोटी सी पर मजेदार बात का जिक्र है कि बंटवारा सिर्फ जमीन और उद्योगों का नहीं हुआ। वायसराय की बग्गी किसे मिलेगी इसका फैसला भी टॉस करके हुआ, जिसे भारत ने जीता। ये अविश्वसनीय है ना? ये बंटवारे का असर इतनी छोटी छोटी चीजों तक पर पड़ा, और ऐसी बिखरी हुई विरासत से शुरुआत करके आज के डिजिटल और सामरिक शक्ति बनने का सफर तो और भी मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। तो इस विनाश से उभरकर आज की जो डिजिटल पावर है, ये सफर कैसे तय हुआ? देखिए, 1991 के जो आर्थिक सुधार थे वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थे। लाइसेंस राज खत्म हुआ और अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया। हाँ, वो लाइसेंस राज जिसने इनोवेशन को रोक रखा था। हाँ, और आज हम उसी का नतीजा देख रहे हैं, खासकर डिजिटल इकोनॉमी में। भारत का यूपीआई सिस्टम आज दुनिया में सबसे बड़ा है, जहां एक महीने में 16 अरब से ज्यादा डिजिटल लेन देन होते हैं। 16 अरब? ये तो हुई सॉफ्ट पावर की बात। हार्ड पावर के बारे में क्या? यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, भारत की सामरिक भूमिका कैसे बदली है? देखिए, लंबे समय तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहने वाला भारत अब एक निर्यातक बन रहा है। बिल्कुल। उसने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें बेची हैं और आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? 45 ट्रिलियन डॉलर की ऐतिहासिक लूट से उभरकर G20 की सफल अध्यक्षता तक, जहां भारत ने अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनवाया। ये एक वाकई कमाल का सफर रहा है। बिल्कुल। और रिपोर्ट भविष्य की ओर भी देखती है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2075 तक
भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन चुनौतियां भी होंगी, जाहिर है। हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं है। खासकर अपनी विशाल युवा आबादी के लिए अच्छी नौकरियां पैदा करना, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये सब जानने के बाद एक विचार छोड़ जाते हैं। एक देश जिसने इतना बड़ा ऐतिहासिक आर्थिक शोषण झेला और उससे इस तरह उभरा, वो भविष्य में वैश्विक व्यापार और शक्ति संतुलन के नियमों को फिर से कैसे लिखेगा?